दोस्तों ज़रा सोच कर देखिए, अगर आपकी आँख खोलते ही आपको पता चले कि आप किसी ऐसे टापू पर फंसे हैं जहाँ न मोबाइल नेटवर्क है, न मदद बुलाने का कोई तरीका, न साफ पानी और सामने बस बेतहाशा फैला हुआ सन्नाटा। यही हाल हुआ था 134 लोगों का, जब उनका जहाज एक तूफान में रास्ता भटक कर हिंद महासागर के बीचों बीच एक सुनसान टापू से जा टकराया। दोस्तों सिर्फ 7 मिनट का तूफान और हमेशा की अंधेरी रात। 25 जून की सुबह एमएसवी हारमोनी नाम का जहाज श्रीलंका से निकला था। सफर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन दोपहर 2:17 पर पास के रेडार ने जबरदस्त तूफान का अलर्ट पकड़ा, जो उनके सिस्टम तक कभी पहुंचा ही नहीं। 7 मिनट के अंदर युद्ध सा माहौल बन गया। लहरें 30 से 35 फीट तक उठ रही थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई दैत्य दहाड़ रहा हो। उस हड़बड़ाहट में जहाज का कंट्रोल चला जाता है दोस्तों, और फिर एक झटका, लोहे की खड़खड़ाहट और पूरा जहाज चट्टानों से टकरा गया। तो दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहला दिन 134 बचे, लेकिन उम्मीद आधी मर चुकी थी। जब लोग पानी से खींचकर किनारे पहुंचे, सामने बस एक जंगल, काले पत्थर और अजीब सी चुप्पी थी। सबके शरीर पर चोटें, कपड़े फटे हुए और चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, अब क्या करेंगे। किसी ने सोचा नहीं था कि यही सवाल उन्हें अगले 9 साल तक रोज पूछना पड़ेगा। बचने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है दोस्तों। पहले पानी का इंतजाम, सबसे पहले जरूरत थी पानी की। दरियाई पानी भी पी नहीं सकते थे। टापू के बीचों बीच एक छोटा सा झरना मिला, लेकिन वहां से पानी निकालना आसान नहीं था। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और कीचड़ थे। फिर भी पहला दिन उसी के भरोसे गुजारना पड़ा। दूसरा था भोजन की तलाश। टापू पर फल तो थे, लेकिन कौन से जहरीले हैं और कौन से ठीक, किसी को कुछ पता ही नहीं था दोस्तों। पहली ही रात 11 लोगों को उल्टी दस्त शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फल खा लिया था जो शरीर में जहर जैसा असर करता था। उस रात सबको समझ आ गया, ये जगह खूबसूरत नहीं, एक खतरनाक है। सबसे डरावना हिस्सा, दिन भर धूप, पसीना, भूख, डर, लेकिन असली आतंक तो रात को आता था। हर रात जंगल से अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी जानवर का भारी कदम, तो कभी दूर से चीख जैसा कुछ, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई इंसान रो रहा है। तो एक बार पहे पर खड़े 2 लड़कों ने बताया कि उन्होंने पेड़ की तरफ किसी को खड़ा देखा है। जब टॉर्च मार के देखा गया तो कुछ नहीं था। उसके बाद से किसी को अकेला पहरा नहीं दिया जाता था। 134 लोग, लेकिन सब एक जैसे नहीं थे। धीरे धीरे लोगों के असली इरादे सामने आने लगे। कुछ लोग दिन रात सबके लिए काम करते, लेकिन कुछ टापू को अपना राज्य समझकर हुकूमत झाड़ने लगे थे। तो सबसे ज़्यादा समस्या पानी और खाने के बंटवारा को लेकर हुई। कई बार तो छोटे छोटे झगड़े खून खराबे तक पहुंच गए। कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है दोस्तों, क्योंकि अगले 1 साल में 134 में से सिर्फ 89 लोग बचे हुए थे। और वो कैसे, क्या हुआ उन 45 लोगों के साथ? क्या जानवरों ने हमला किया, या फिर इंसानी लालच ने? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी किसी ने उन्हें खोजने की कोशिश की, या दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान कर छोड़ दिया? पहली मौत जिसने सबको हिला दिया था दोस्तों, टापू पर तीसरा दिन था। सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद जहाज से मदद आएगी, लेकिन सच तो ये था कि जहाज का जीपीएस तूफान में खराब हो चुका था, और दुनिया को पता ही नहीं था कि ये लोग कहाँ गायब हो चुके हैं। दोपहर को 26 साल का एक लड़का आनंद खाना ढूंढने जंगल में चला जाता है। वापस आया तो हाथ पैर उसके कांप रहे थे। आवाज उसकी फटी की फटी थी। भाई, जंगल के अंदर कोई बड़ा सा जानवर है, ये कह रहा था वो। उसने बताया कि उसने काले रंग का कुछ देखा है, बहुत बड़ा, बिना आवाज किए चलता हुआ। किसी ने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया। सबको लगा कि डर की वजह से भ्रम हो गया है इसे। तो रात को पहरा आनंद को ही दिया गया था, और सुबह होते होते सबकी सबसे बड़ी दहशत हकीकत बन चुकी थी। आनंद की लाश टापू के किनारे मिली। सीने पर 3 गहरे पंजों के निशान पाए गए। पूरा शरीर खून से लथपथ था,
और चेहरे पर दहशत जमी हुई थी। दोस्तों, पहली मौत ने साफ कर दिया था कि ये टापू सिर्फ सुनसान नहीं, घातक भी है। तभी टापू पर दो गुट बन जाते हैं। आनंद की मौत के बाद माहौल बदल गया। पहला गुट जीवित रहने वाले सर्वाइवर्स ग्रुप बन जाते हैं। ये वो लोग थे जो मिलकर काम करना चाहते थे, पानी, खाना, पहरा सब बांट कर करना चाहते थे। इनका नेता था कप्तान रहमान, जहाज का सेकंड कैप्टन था। शांत, समझदार और सबकी सुनने वाला इंसान था। दोस्तों, दूसरा गुट आत्मरक्षक प्रोटेक्टर ग्रुप। इनका मानना था कि हर कोई अपनी सुरक्षा खुद करे, खाना पानी भी जिसे मिले उसी का। इनका नेता था बबलू सिंह, जो पहले ही दिन से लड़ाई झगड़ा किया करता था। उसका कहना था कि ये जंगल है, जो ताकतवर है वही जिंदा बचेगा। करीब 40 लोग बबलू के साथ चले गए, बाकी 90 लोग कप्तान रहमान के साथ चले गए। यहीं से टापू पर इंसानी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, जानवरों से पहले इंसान के दुश्मन बनने लगे थे। कप्तान रहमान ने सभी बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और टापू पर जिंदा रहने के लिए सबसे पहले 5 नियम बनाए। पहला, पानी का बंटवारा। हर सुबह सामूहिक किचन जहाँ खाना सबके लिए बने। रात को 4 लोगों का पहरा। कोई अकेला जंगल में नहीं जाएगा। किसी भी झगड़े को हिंसा में बदलने नहीं देंगे। ये नियम टापू को एक व्यवस्था देने के लिए काफी थी। लेकिन दोस्तों, उधर बबलू सिंह वाला गुट अपनी अलग दुनिया बना रहा था। उन्हें ये नियम मानने ही नहीं थे। रातें और खतरनाक होती जा रही थी। दोस्तों, हर रात जंगल से अजीब आवाजें और कई बातें जा रही थी। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई पेड़ों के पीछे भाग रहा हो। कभी लगा कि कोई ऊपर से देख रहा हो। एक दिन पहरे पर खड़े 17 साल के लड़के सलमान ने कहा कि कसम से उस झाड़ी के पीछे कोई खड़ा था। आंखें बड़ी बड़ी और चमक रही थी। सबने टार्च लेकर तलाशी ली। झाड़ी टूटी हुई थी, लेकिन कोई नहीं मिला वहां पर। दोस्तों, अब साफ था कि टापू पर कोई और भी था और वो उन्हें देख रहा था। करीब 1 हफ्ते बाद दोस्तों, जब कप्तान रहमान वाला गुट पानी बांट रहा था, उसी वक्त बबलू सिंह के लोग हथियार और लकड़ियां और पत्थर से बने औजार लेकर आ जाते हैं। बबलू चिल्लाने लगता है कि पानी हमारा है, तुम लोग हमारे हिस्से पर कब्जा कर रहे हो। दोनों जुटों में जोरदार झड़प हो जाती है। किसी ने किसी को नहीं मारा, लेकिन 8 लोग चोटिल हो जाते हैं। दोस्तों, इस लड़ाई के बाद कप्तान रहमान ने कहा कि अगर इंसान ही इंसान को मारने पर उतर आएगा तो ये टापू हमें क्या मारेगा। लेकिन ये समझदारी सबके बस की बात नहीं थी। दोस्तों, उस रात जब सब थक कर सो गए थे, तो पहरे पर बैठे 2 लड़कों ने फिर देखा कि पेड़ों की लाइन के ठीक पीछे एक काला बेहद लंबा साया खड़ा था। उनके टार्च मारते हुए वो साया ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं, पर उसकी गंध हवा में घुल रही थी। कुछ ऐसा जो इंसानों जैसा नहीं था। उसी रात बबलू सिंह के गुट में से 2 लोग गायब हो चुके थे। सुबह उनकी लाशें मिली थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आनंद की मिली थी। इसमें दोनों गुट पहली बार डर में एक हुए, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि ये टापू सिर्फ भूख प्यास वाली जगह नहीं, यहाँ कोई शिकारी भी है। लेकिन जानना यह था कि आखिरकार वह काला साया कौन था। कैसे बबलू और रहमान को एक साथ आना पड़ा। टापू पर मिला पहला रहस्यमयी मंदिर और वो डरावनी खोपड़ियाँ जिन्हें देखकर सबको डर लगने लगा था कि हम अकेले नहीं हैं, कोई पहले भी यहाँ पर फंसा था। दोस्तों, पहली बार दोनों गुट एक साथ हो जाते हैं। बबलू सिंह के गुट के 2 लोग की लाशें मिलने के बाद पहली बार दोनों गुट एक ही आग के पास बैठ जाते हैं। कप्तान रहमान ने कहा कि हमारी लड़ाई ये टापू नहीं, हम खुद हैं। अगर हम अब भी साथ नहीं हुए तो ये जगह हमें यहाँ पर खा जाएगी। तो बबलू सिंह पहले तो गरजा, गालियाँ भी देने लगा, लेकिन जब उसने अपने लोगों की हालात देखी तो उसकी आवाज़ खुद भर्रा गई। उसने कहा, ठीक है कप्तान, आज से लड़ाई बंद। चलो मिलकर पता लगाते हैं कि ये काला साया कौन है। दोस्तों, टापू पर पहली बार इंसानों ने एक दूसरे को दुश्मन नहीं, साथी समझा। अगले दिन 18 लोगों की एक टीम जंगल में के अंदर चली जाती है। दोस्तों, करीब 4 घंटे चलने के बाद उन्हें पेड़ों के बीच पत्थर की एक पुरानी टूटी हुई संरचना दिखाई देती है। वो संरचना थी एक मंदिर बहुत छोटा था। पत्थरों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। कोई लंबा चौड़ा आदमी जिसके दांत नुकीले और आंखें गोल थी। मंदिर के अंदर उन्हें मिली 3 टूटी हुई खोपड़ियाँ,
एक लकड़ी का ड्रम और पत्थर पर खुदा हुआ वाक्य, इस भूमि का राजा रात को जागता है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। कप्तान ने तुरंत कहा कि इसका मतलब ये टापू पहले भी किसी ने बसाया था और वो किसी रात के राजा से डरते थे। काला साया पहली बार सामने आया। उस रात मौसम अचानक बदल गया था। हवा तेज, पेड़ हिलने डुलने लगते हैं और फिर पहली बार वह साया सामने निकला। लोगों की टार्च की रोशनी में पेड़ों के पीछे से एक काली आकृति उभर कर आती है। नीचे झुका हुआ शरीर, लंबे हाथ, चमकती पीली आंखें। ये इंसान नहीं था और जानवर भी नहीं था। और जैसे ही उसने तेज चीख मारी, सबके कान सुन हो गए। बस कुछ सेकंड में वह वापस जंगल में गायब हो जाता है। उसकी चाल, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ ऐसा था जिसने ये साफ कर दिया था कि ये टापू का राजा है और इंसान उसके लिए सिर्फ शिकार है। संघर्ष की सबसे बड़ी लंबी रात अब 134 में से सिर्फ 82 लोग बचे थे। रात होते ही सब ने आग जलाई। चारों तरफ नुकीली लकड़ियां गाड़ी और पहरा दोगुना कर दिया। रात के करीब 2 बजे पहले पत्थर फेंके जाने की आवाज़ आने लगी, फिर झाड़ियों का टूटना और फिर वह काला साया कूद कर ठीक झील के किनारे आ गया। इस बार उसने हमला किया। उसने 3 लोगों को पकड़कर फेंक दिया। किसी की रीढ़ टूट गई, किसी की गर्दन मुड़ गई। तूफान, भूख, प्यास, लड़ाई सब कुछ लोग झेल चुके थे, पर आज पहली बार सभी महसूस कर रहे थे, अब या तो यह बचेगा या हम। दोस्तों, कप्तान रहमान और बबलू सिंह ने एक ही प्लान बनाया कि मंदिर में पड़ी वो पुरानी लकड़ी का ड्रम शायद इसी के लिए था। शायद इससे वह डरता है क्योंकि मंदिर में उस राजा का आकार काटा गया था। शायद कोई प्राचीन सत्ता थी इसे आवाज़ों से भगाते थे। ड्रम उठाया गया। बबलू सिंह ने पूरी ताकत से ड्रम बजाना शुरू कर दिया। काला साया पास आया लेकिन अचानक पीछे हट गया। फिर उसने कान बंद करते हुए तरह तरह की चीखें मारी। यही उसका कमजोर बिंदु था। सभी लोगों ने लकड़ियाँ उठाई और उस ड्रम की आवाज़ के साथ समूह में हमला कर दिया। दोस्तों, काला साया कमजोर पड़ गया और आगे की तरफ भागने लगा। बबलू सिंह और रहमान ने आखिरी बार साथ किया था और यह साया आग में गिर कर जलने लगा। दोस्तों, जैसे ही उसका शरीर राख में बदला, जंगल पहली बार पूरी तरह शांत हो गया। 9 साल बाद उम्मीद की चमक। अब टापू पर कोई शिकारी नहीं था। लोग पनपने लगे थे। 9 साल बाद एक रिसर्च जहाज इधर से गुजरा और उन्हें रेड मिशन दिख गया। 82 में से 44 लोग बचे थे तब, लेकिन जो बचे उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी ताकत थी। उनसे जब पूछा गया कि आप इतने साल कैसे जिंदा रहे, तो कप्तान रहमान ने बस यही कहा कि हमने इंसानों से लड़ाई बंद कर दी थी और तभी प्रकृति ने हमें जीने दिया। अंत में लेकिन कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं हुई। इस टापू को बाद में साइलेंट आइसलैंड नाम दिया गया। लेकिन आज भी रिसर्च टीम के लोग कहते हैं जंगल के सबसे अंदर कुछ रातों को अभी भी ड्रम की आवाज़ सुनाई देती है। शायद वो राजा अभी तक पूरी तरह मरा नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।